मेरा नाम सुनैना है। मैं किचन से हाथ में प्लेट लेकर निकली और भाभी से कहने लगी कि भाभी, ये चावल तो खराब हो गए हैं। इनमें से तो बहुत ही बुरी बदबू आ रही है। मैं इन्हें कैसे खा सकती हूँ? भाभी, मेरा तो इनको खाने का मन नहीं ले रहा। भाभी ने गुस्से से मेरे हाथ से प्लेट छीनी और चिल्लाते हुए कहने लगी कि तेरे बहुत ज्यादा नखरे हो गए हैं। नहीं खाना मत खा और मर जा भूखी। भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर मैं भूखी ही सो गई थी, जबकि भैया बाजार से जाकर बर्गर लेकर आए थे, जिसे वो अपने कमरे में ले गए थे और उन दोनों ने कमरा बंद करके उसे मज़े से खाया था। मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी और मैं भूखे पेटी अपने कमरे में जाकर भगवान के आगे प्रार्थना करने के लिए बैठ गई थी। रोते हुए मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी हुई है, मुझे अच्छा खाना खाना है। मैं प्रार्थना करते करते और रोते रोते कब सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आधी रात में अचानक मेरी आंख खुली तो कमरे के बाहर से मुझे स्वादिष्ट खाने की तेज खुशबू आ रही थी। मैं फौरन बाहर गई, पर बाहर का नज़ारा देखकर मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था, क्योंकि वहां पर तो अपने कमरे में मैं मौजूद थी और खिड़की के पास खड़े होकर आसमान पर चमकता हुआ चांद देख रही थी। मेरी आंखों में आंसू हैं और दिल बेहद दुखा हुआ था, क्योंकि जिंदगी में परेशानियों और दुखों के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। भैया भाभी शाम के 4 बजे से घर के बाहर निकले हुए थे। इतने बड़े घर में मैं अकेली थी, मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं अपना डर भी किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। रात के 9 बज चुके थे और वो दोनों अभी तक घर वापस नहीं आए थे। मेरे दिल में हौसला था कि शायद वो कुछ खाने को मेरे लिए ज़रूर लेकर आएंगे। मैं चाहती तो घर में भी खाने का कुछ बना सकती थी, मगर घर में राशन मौजूद नहीं था। लेकिन सच बात तो ये थी कि वो काफ़ी देर गुजरने के बाद भी घर नहीं आए थे। अब रात के 11 बज चुके थे। मेरी नज़र लगातार दरवाजे पर टिकी हुई थी। दिल में यही उम्मीद थी कि शायद आज कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरी भाभी खाना तो बनाया करती थी, मगर उनके हाथ का खाना अच्छा नहीं होता था। दाल पतली कर देती थी और चावल ज़्यादा गला देती थी, या फिर मुझे बेकार सड़ा हुआ खाना दिया जाता था। मैं कई दिनों से भूखी थी, मुझे पेट भरकर खाना नहीं मिल रहा था। अभी 2 दिन से भी मैंने कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि कुछ अच्छा भी नहीं खाया था। भाभी ने मुझे खाना तो दिया था, मगर वो बहुत ख़राब था और आज जो कुछ हुआ था, उसने भी मेरे दिल को छलनी करके रख दिया था। भाभी का व्यवहार दिन ब दिन मुझसे ख़राब होता चला जा रहा था। भाभी स्वभाव की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने कभी मुझे अपनी बहन नहीं समझा था, बल्कि हमेशा नंद की नज़र से ही देखा था, जबकि मैं उन्हें भाभी नहीं, अपनी माँ समान समझती थी। मुझे आंसुओं के सिवा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। मैं हर तरह से भाभी की बात मानने की और उनके साथ खुश रहने की कोशिश करती थी, मगर भाभी कभी मुझसे खुश होती ही नहीं थी, बल्कि दिन ब दिन मेरे साथ वो अपना व्यवहार कड़क रखती जा रही थी। उनके व्यवहार से मेरे दिल में एक अजीब सी दुखन थी और मेरी इस दुखन को आंसुओं के जरिए बहने का रास्ता मिल रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट गुजर गई। भाई घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। मेरे कमरे से घर का मेन दरवाज़ा साफ तौर पर दिखाई देता था। मैं इससे पहले आगे बढ़कर उनके हाथ में मौजूद शॉपर से पहचान लेती कि वो कौन सी चीज़ लेकर आए हैं। वो इधर उधर देखते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। उन्होंने ना तो मेरी तरफ देखा था और ना ही मेरे बारे में कुछ सोचा था, ऐसे जैसे मैं इस घर में मौजूद ही न हूँ। इस समय मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया हो और मैं वहीं ढेर हो गई हूँ। मैं दोबारा अपने कमरे में आकर बिस्तर पर जाकर बैठ गई थी। इस घर में कोई मेरे हालचाल पूछने वाला नहीं था। भैया या भाभी में से किसी ने भी नहीं पूछा था कि तुमने कुछ खाया या नहीं। मेरा दिल अब तक अजीब तरह का दुख लिए हुए था। पहले भूखा होने का दुख था और अब अपनों की बेरुखी और बदल जाने का दर्द भी मेरे अंदर समा रहा था। मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं की थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। मगर जब से उनकी मौत हुई थी, मेरी जिंदगी जैसे पूरी तरह से पलटकर रह गई थी। उनके जाने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, और सच में सब कुछ खत्म हो गया था। भैया भाभी के व्यवहार ने मुझे अच्छी तरह से ही समझा दिया था कि अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। अभी भैया को अपने कमरे में चुपके से बर्गर ले जाते हुए देखा तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। भाभी ने भी मुझे भूखा रखना ठीक ही समझा था
और खुद अपने पति के साथ घूमकर आई थी, तो अपने लिए बर्गर साथ लेकर आई थी। काश वो लोग मेरे लिए भी खाने का कुछ ले आते तो क्या हो जाता। इस समय रात के 11 बज रहे थे और मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था। जब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई तो मैंने कुछ न किया, बस अपने कमरे में आकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने के लिए बैठ गई थी। इस समय मेरे दिमाग में एक ही बात जन्म ले रही थी, भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देता। मुझे पता है कि भूख की तलब कैसी होती है। रो रोकर मैंने ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मैं 2 दिन से भूखी सो रही हूँ। कई दिनों से मुझे ढंग का खाना नहीं मिल रहा है। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और इस बात की इस घर में किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। सब अपने अपने बारे में सोचते थे, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता था। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। आंखों में आंसू लिए मैं वहीं प्रार्थना करते करते सो गई थी। दिमाग में अभी तक ये बात थी कि मैं भूखी हूँ और पेट में भूख की मरोड़ उठ रही थी। और तब मुझे पता चला था कि भूख इंसान को कितना बेबस, लाचार और मजबूर कर देती है कि उसका पेट बाकी सारी परेशानियों को भूल जाता है और सिर्फ इतना याद रहता है कि उसके पेट में खाना नहीं गया है। मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। रोते रोते मैं गहरी नींद में सो गई थी। ये सच है कि इंसान को ऊपर वाला ही रोने के बाद एक सुकून भरी नींद नसीब करता है, और मैं इस बात पर बहुत हैरान थी कि भूखे होने के बाद भी मुझे गहरी नींद कैसे आ गई थी। शायद ये ऊपर वाले का मेरे लिए कोई इशारा था। अभी मुझे सोए हुए मुश्किल से 2-3 घंटे ही गुजरे होंगे कि मैंने अचानक हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली, क्योंकि उस समय किसी स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू मेरे नथनों के अंदर घुस रही थी और उस खुशबू ने मुझे बेचैन करके मेरे अंदर की भूख को एक बार फिर से जगा दिया था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और मैं ये जान गई कि मेरा भगवान कभी भी हमें भूखा नहीं सुलाता और इंसान को उसकी फरमाइश के मुताबिक खाना जरूर खिलाता है। मैं खुशबू को सूंघकर फौरन से उठकर बाहर आई, तो बाहर का नज़ारा देखकर मेरे कदम वहीं जकड़कर रह गए थे और मैं फटी फटी नज़रों से ये सब कुछ देख रही थी। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। टेबल पर ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। मैंने देखा, एक तरफ वेज बिरयानी थी, दूसरी तरफ दाल मखनी और नान रखे हुए थे और साथ में गुलाब जामुन भी थे। छोले की सब्जी थी और सरसों का साग बना हुआ था। ये सब देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया था। मगर अजीब बात ये थी कि भाभी मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई एक औरत मुझे देखकर मुस्कुरा उठी। उसने एक थाली में एक एक करके सभी रंग के व्यंजन किए और थाली मेरी तरफ बढ़ाई थी। और इसके बाद उस औरत ने जो कुछ कहा, उसे सुनकर मैं दंग रह गई। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं अपने माता पिता की लाडली और प्यारी बेटी थी। मेरे भैया अजीत भैया, जो मुझसे उम्र में पूरे 5 साल बड़े थे और मेरे माता पिता की पहली औलाद थे, मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मेरे माता पिता कहते थे कि ये हमारी इकलौती बेटी है। मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरे माता पिता को बेटियां बहुत पसंद थी, इसलिए वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार किया करते थे। मेरे पास भाई बहनों में सिर्फ मेरे भैया थे जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया था। मम्मी पापा के सामने तो वो भी मुझे ढेर सारा प्यार देते थे। हम सबके दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत थी। हमारे पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने हम दोनों की शिक्षा और परवरिश के अलावा किसी चाहत को रद्द नहीं किया था। उन्होंने हमारी शिक्षा और परवरिश पर बेहद जोर दिया था और हमें समाज में अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया था। लेकिन मेरे और मेरे भैया के मिजाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। भैया थोड़ी अलग सोच रखते थे। वो पापा से बिल्कुल अलग थे। शायद परिवार के किसी और मर्द पर चले गए थे। जब मैंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने मेरे पापा पर जोर देना शुरू कर दिया कि अब सुनैना को घर बैठाओ और इसे घर के कामकाज सिखाओ। एक न एक दिन इसे ससुराल जाना है। पढ़ाई लिखाई इसके काम नहीं आएगी, घरदारी ही काम आएगी। शादी होकर अगले घर जाएगी तो वहाँ हमारी नाक तो नहीं कटेगी। लेकिन मेरे पापा मेरी पढ़ाई छोड़ने के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी खूब पढ़े लिखे। वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, जिसके लिए मेरा आगे पढ़ना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने मेरे भैया को डांट कर चुप करवा दिया था और साफ शब्दों में कह दिया था और समझा भी दिया था कि ये मेरी बेटी है, इसके फ्यूचर का फैसला भी मैं ही करूँगा और ये पढ़ाई जारी रखेगी। इस तरह मैंने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी थी
और फिर इंटर कंप्लीट कर लिया। इंटर में मैंने टॉप किया था, जिसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप की भी ऑफर हो गई। स्कॉलरशिप में ये भी था कि मैं बाहर किसी दूसरे देश में जाकर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा कंप्लीट कर सकती हूँ, और मेरी बेहद ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा ही करूँ। लेकिन पापा तब बीमार पड़ गए और भैया ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मुझे कहीं जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि मुझे उल्टा शर्मिंदा भी कर दिया। कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारे पिता बिस्तर पर पड़े हुए हैं और तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई की सोच लगी हुई है। तुम पापा के बारे में सोचो और उनकी सेवा करो। घर में मम्मी अकेली होती हैं, उन्हें घर के काम भी होते हैं और पापा की सेवा भी करनी होती है। तुम जानती हो कि मम्मी कितनी थक जाती हैं, जबकि तुम उनकी बेटी हो और तुम्हें घर में रहकर मम्मी का साथ देना चाहिए। हमारे पिता ने हमें इतनी बेहतरीन जिंदगी दी है, क्या हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनकी सेवा करें? भैया की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई थी। एक तरह से भैया की बातें बिल्कुल ठीक थी, इसलिए मैंने अपने पापा की सेवा में दिन रात एक कर दिए थे। पापा की तबीयत जैसे ही बेहतर हुई तो उन्होंने मुझे दोबारा से शिक्षा से जुड़ने के लिए कहा और इस बात पर जोर दिया। लेकिन भैया अभी भी मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। अभी मुझे यूनिवर्सिटी जाते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो इतने बीमार हो गए कि अब की बार तो पूरी तरह से बिस्तर पर लग गए थे। उन्हीं दिनों यूनिवर्सिटी में मुझे एक लड़के ने प्रपोज कर दिया था। पापा की तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं फिर भी यूनिवर्सिटी जा रही थी। ये बात मेरे भैया को अच्छी तो नहीं लग रही थी, मगर उनकी नाराज़गी मोल लेकर मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी और घर में भी सब कुछ देख रही थी। इतने में ही जब मुझे यूनिवर्सिटी में मौजूद शेखर ने प्रपोज किया, तो मैं थोड़ी घबरा गई थी। मैं उसे ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। मैं जानती थी कि मैं कितना स्ट्रगल करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। मगर शेखर का कहना था कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे घर अपने पेरेंट्स को लाना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब उसकी ज़िद बढ़ गई तो मैंने उस रात पापा का हाथ थामकर उनसे सिर्फ इतना कहा था कि पापा, यूनिवर्सिटी में एक लड़का है, मेरे लिए रिश्ते की बात के लिए अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आना चाहता है। मैं उसे जानती तक नहीं हूँ, न मुझे ये पता था कि वो कभी यूनिवर्सिटी में मौजूद भी रहा है। मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए 3 महीने हो गए हैं, मगर मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। आप मुझे गलत मत समझना, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। वही मेरे पीछे पड़ा हुआ है और उसका कहना है कि वो इज्जत से मुझे अपनाना चाहता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वो मेरे हक में बेहतर हो तो ही आप उसे मेरे हक में स्वीकार करना, और अगर आपको वो ठीक ना लगे तो मेरी तरफ से आप पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये बात भैया ने भी सुन ली थी और उस दिन उन्होंने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था। भैया ने मुझे बुरी तरह से डांटा था। उनका कहना था कि मैं इसीलिए तो मना करता था कि इसे यूनिवर्सिटी में ना भेजा जाए, हाई स्कूल ही काफ़ी है, मगर आप लोगों की जिद ने इसे बिगाड़ कर रख दिया। मम्मी पापा खामोशी से उनकी बात को सुनते रहे थे, जबकि मुझे बहुत रोना आ रहा था। माँ ने उन्हें समझाया भी था कि बेटा, जब उसने बता दिया है कि उसका उस लड़के से कोई संबंध नहीं है, तो तुमने बिना बात पर उस पर हाथ उठाया। भैया शर्मिंदा तो हुए थे, लेकिन इस बात ने मुझे पूरी तरह से ये साबित करवा दिया था, अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं बेसहारा और बेआसरा हो जाऊंगी, और भैया कभी मुझे अपनी ज़िंदगी में वैसी इज्जत और मोहब्बत नहीं देंगे जैसे मेरे माता पिता ने मुझे दी है। पता नहीं बचपन में भैया मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जवानी में आकर तो उन्हें मेरा उठाया हुआ हर कदम गलत लगता था। इस डर ने मेरे अंदर के जज्बातों को तोड़कर रख दिया था और मैं बुरी तरह से परेशान हो गई थी। और उसी रात को मैंने पापा से कहा था कि पापा, अगर आपको ये रिश्ता ठीक लगे तो मेरी शादी कर देना, और मैं इतना कहकर पापा के सामने फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने कहा, पापा, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे पक्का यकीन है कि भैया मेरा जीना दुश्वार कर देंगे और मेरी ही सास मुझ पर तंग कर देंगे। पता नहीं वो मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं। मैंने तो कभी कोई गलती भी नहीं की, हर बार उनकी मर्जी पर चलने की कोशिश की है। पापा बहुत उदास हो गए थे, मम्मी की आंखों में भी आंसू थे। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो बेटी, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन पापा का अंदाज़ा गलत था। उस रात पापा की तबीयत और ख़राब हो गई थी और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। 2 दिन तक पापा हॉस्पिटलाइज्ड रहे थे
और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मम्मी फूट फूट कर रो रही थी। मम्मी भी बुरी तरह से बीमार हो गई थी क्योंकि उनका सुहाग गुजर गया था। पापा ने जाते जाते भैया को साफ तौर पर नसीहत की थी कि मेरी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। मुझे मेरी बेटी जान से ज्यादा प्यारी है। पापा को मेरी फिक्र तो बहुत थी, मगर वो अपनी जिंदगी से जीत नहीं सके थे। मैंने रो रो कर ऊपर वाले से अपने पापा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं की थी, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई थी। और उस दिन मुझे अच्छी तरह से ये अंदाजा हो गया था कि सर से छत छीन जाना किसे कहते हैं, भरी धूप में झुलसना किसे कहते हैं, और जब घना सायेदार पेड़ ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, जो कि मेरे पिता थे, तब हमारे सर पर साया नहीं रहता। मेरी मम्मी भी बिल्कुल कमजोर पड़ गई थी। पापा के जाने से वो बीमार रहने लगी थी। भैया पता नहीं किस पर चले गए थे। उन्होंने तो मम्मी का ध्यान रखना भी छोड़ दिया था। उनका पैसा बदलता हुआ अंदाज देखकर मैं बहुत ज्यादा डरी सहमी रह जाती थी। उनकी दूसरी कंपनी में नई नई नौकरी लगी थी। वो मेहनती थे, इसलिए उनकी सैलरी भी अच्छी थी। और 2 महीने के अंदर उन्होंने मम्मी को ये कहा था कि उन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को पसंद कर लिया है और वो उसी के साथ शादी करना चाहते हैं। भैया को मेरी शादी की कोई फिक्र नहीं थी। मेरे पापा के मरने के बाद कई बार शेखर ने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, मेरे घर रिश्ता भेजने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैंने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। अभी पहले तो मुझे अपनी मम्मी की फिक्र थी, मैं उनके साथ रहना चाहती थी, मगर भैया सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। मम्मी तो वैसे भी उनसे कोई बात नहीं करती थी और ना ही भैया मम्मी की बात मानते थे। सिर्फ उन्होंने उनको खबर देना ही ठीक समझा था। मम्मी ने सर झुका दिया था, लेकिन उन्होंने भैया से एक बात कही थी कि पहले अपनी बहन की शादी कर दो, उसके बाद अपनी शादी के बारे में सोचना। भैया ने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि उस लड़के को कहो जो तुम्हें पसंद करता है वो रिश्ता भेज दे, ताकि तुम दोनों के इस किस्से को भी मैं ख़त्म कर दूं। मैंने यूनिवर्सिटी जाना तो काफ़ी दिनों पहले ही छोड़ दिया था। मेरी पढ़ाई तो अधूरी ही रह गई थी और अब मैं यूनिवर्सिटी जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि भैया की मर्जी नहीं थी। मेरा शेखर से कोई कांटेक्ट नहीं था। इस बात को भी काफ़ी समय बीत गया था, क्योंकि पापा की मौत के बाद तो मैं दुनिया ही छोड़ बैठी थी। मुझे होश ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि मैं शेखर से बात करती या उससे मुलाकात करती। जब शेखर ने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, तब मैंने उसे नज़रअंदाज किया था, लेकिन अब काफ़ी समय बीत चुका था। मैंने भैया को बता दिया था कि मेरा शेखर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। तब उन्होंने पहली बार मुझे पापा की गैर मौजूदगी में ज़ोरदार थप्पड़ मारा था और कहा था कि अपने आशिक से सीधा और साफ कह दो कि वो आकर शादी करके तुम्हें यहाँ से ले जाए। ज़्यादा नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाद मेरी शादी का नंबर भी आना है, और अगर तुम इस तरह नाटक करती रहोगी तो मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। मैं फटी फटी नज़रों से भैया को देखती रह गई थी। भैया को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। भाई तो रखवाला होता है और मेरा भाई तो मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। वो तो मुझसे शादी से पहले ही इस तरह पेश आ रहे हैं, तो बाद में क्या हाल होगा। मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि भैया, मैं सच कह रही हूँ, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। तब उन्होंने सब कुछ अपनी जिम्मेदारी पर ले लिया था और कहने लगे कि पहले जो तुम्हारे लिए रिश्ता आएगा, मुझे ठीक लगा तो तुम्हारी शादी वहाँ पर कर दूंगा। मैंने सर झुका लिया था, क्योंकि मैं इस घर में रहना भी नहीं चाहती थी। भैया इस कदर बेरहम कैसे हो सकते हैं, इतने मतलबी और खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं। मेरे दिल में यही एक बात पैदा हो रही थी, और फिर उसी समय मेरी हिम्मत भी दम तोड़ गई थी, क्योंकि सच में वो बदल चुके थे। मम्मी उन्हें कुछ कहती तो वो उल्टा उन्हें ही धमकी देते थे कि वो घर में खर्च नहीं देंगे। पापा ने एक दुकान छोड़ी हुई थी जिसका किराया मम्मी के हाथ में आता था, लेकिन वो इतना नहीं था कि मम्मी घर के दूसरे खर्चों को देख सकें, इसलिए मम्मी भैया की मोहताज हो गई थी। मैंने अपनी मम्मी को बहुत परेशान होते हुए देखा था, और इस तरह 1 महीने के अंदर उन्होंने शेखर को तलाश करके रिश्ता लाने के लिए कहा था। मैंने अपनी एक दोस्त के जरिए शेखर तक मैसेज पहुंचाया था कि वो मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाए, और वो आ भी गया था। वो पहले से मुझे पसंद करता था। यूनिवर्सिटी छूट गई थी तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं था। मुझे इस तरह देखकर वो बहुत खुश हुआ था। वो आदत और व्यवहार का बहुत अच्छा था। ये मुझे शादी के बाद पता चला था, लेकिन जहाँ सब अच्छा हो वहाँ कोई ना कोई कमी तो ज़रूर निकल आती है। वो गुस्से का बहुत तेज था और उसे गुस्सा दिलाने में सबसे बड़ा हाथ
उसकी अपनी माँ का होता था। शेखर अपने घर का इकलौता बेटा था, इसलिए उसकी माँ को ये बात पसंद नहीं आई थी कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी की एक लड़की मतलब कि मुझसे शादी की है। वो अपने बेटे की शादी कहीं और करवाना चाहती थी, पर शेखर ने उनकी बात ना मानकर मुझसे शादी करके ये सबूत दे दिया था कि मोहब्बत जीत जाती है। यही बात मेरी सास को कांटे की तरह चुभती थी। मैं विदा होकर इस घर तो आ गई थी, लेकिन यहाँ भी मैं पूरी तरह से खुश नहीं थी। मेरी सास ने हर तरह और हर जगह जाकर इस बात को यकीन बनाया था कि हम दोनों अलग हो जाएं, और सच में ऐसा ही हुआ था। शादी के सिर्फ 3 महीने तब तो मैं बहुत खुश रही थी, और इन 3 महीनों में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली थी, क्योंकि शेखर ने मुझे हर तरह से सुख दिया हुआ था। वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनका गुस्सा उन्हें खा गया था। उनके गुस्से ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हैरानी तो मुझे इस बात पर हो रही थी कि शादी के शुरू के 3 महीने में उन्होंने मुझ पर न कोई गुस्सा किया था, और फिर जब एक दिन मेरी सास ने जब अपनी पहली ही चाल चली, मेरी सास ने मेरे पति पर टोटके करवाए थे ताकि मेरा पति मुझसे दूर रहे। उन्होंने अपने बेटे को किसी बाबा से काला धागा लाकर उसके गले में पहनाया था। तब से ही मेरे पति मुझे देखकर ही बितक जाते थे, और उसके बाद मारपीट, गाली गलौज, बदतमीजी का सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ था कि मैंने उनसे खुद डिवोर्स के लिए कह दिया था, ये जानते हुए भी कि मायके में मेरी कोई सपोर्ट नहीं होगी। मगर मैंने अपनी मम्मी की वजह से ये कदम उठाया था। जब भी मैं उनसे मिलने के लिए जाती थी, तो मेरे चेहरे पर नील के निशान देखकर वो समझ जाया करती थी कि शेखर ने मुझ पर अत्याचार किया है। मैं उनके सामने रो पड़ती थी और उनको यही बताया करती थी कि शेखर ऐसे इंसान नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों जब से उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ वो काला धागा पहना है, तब से ही वो इसी तरह से करते हैं। एक दो बार मैंने वो धागा नींद में उनके गले से उतार दिया था, तो वो मेरे साथ 2-3 दिनों में बिल्कुल ठीक तरह से बर्ताव करते थे, और यही बात मेरी सास को बर्दाश्त नहीं हुई थी। अगले दिन वो फिर से काला धागा लाकर अपने बेटे के गले में पहना चुकी थी, और उस दिन हमारी खूब लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में उन्होंने मुझ पर बहुत अत्याचार किया था, हाथ उठाया था, मारा भी था। मैं जो अपने पापा की लाडली और पढ़ी लिखी बेटी थी, एक खूबसूरत दिल के इंसान के हाथों बेबस हो गई थी, जो खुद भी कसूरवार नहीं था, लेकिन उसके अपने कसूरवार थे, जो उसको खुश नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने न जाने ऐसा कौन सा टोटका किया था कि हम दोनों पति पत्नी का वो आखिरी दिन था, और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए थे। मेरे पति ने मुझे गुस्से में डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया था, और जब मैं घर से निकल गई तो उन्होंने मेरे मायके पहुंचते ही बहुत ही जल्द डिवोर्स के पेपर्स वहां पहुंचा दिए थे। मैंने आखिरी बार रोती हुई आंखों से उनकी तरफ देखा था, और उनसे सिर्फ इतना कहा था कि शेखर, अपनी जिंदगी बचा लो, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। आपको आपकी जिंदगी मुबारक हो, लेकिन अपनी जिंदगी की हिफाजत करो, तुम खतरे में हो। ये कहकर मैं रोती हुई दोबारा अपने मायके के दरवाजे पर पहुंच गई थी। भैया की शादी को 1 महीना हो चुका था। मुझे घर से विदा करने के बाद उन्होंने 15 दिन भी इंतज़ार नहीं किया था, और अपनी शादी के फंक्शन शुरू कर दिए थे। मुझे खुशी थी, वो मेरे भैया थे, मैं कैसे उन्हें आबाद नहीं देख सकती थी। मैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, पर शायद उन्हें दोबारा मेरा मायके आना और तलाकशुदा कहलाना पसंद नहीं आया था। इसमें मेरी क्या गलती थी? ये तो मेरी किस्मत थी, जिसने मुझे ये दिन दिखाया था। मम्मी मेरी वजह से और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। भैया अक्सर अब मुझसे लड़ने लगते थे। भाभी तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो सिर्फ भैया को चाबी भर देती थी। वो बोलते रहते थे, और मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती थी। उनको पलटकर जवाब देना भी मुझे ठीक नहीं लगता था, क्योंकि भैया को हमेशा अपनी ही बात सही लगती थी। भाभी को मेरे जाने से मुफ्त की नौकरानी हाथ लग गई थी। उन्होंने घर के सारे काम मेरे हवाले कर दिए थे। मैं खाना अच्छा नहीं बना सकती थी, क्योंकि कभी आदत ही नहीं थी, इसलिए घर के सारे कामों में उनकी मदद करवा दिया करती थी। खाना तो भाभी भी अच्छा नहीं बनाती थी, लेकिन मेरे खाने से कुछ बेहतर बना लिया करती थी। बाकी घर के सारे काम मैं ही किया करती थी। खाना सिर्फ वो बनाकर अपने पति को ये साबित कर देती थी कि उन्होंने घर को संभाला हुआ है। मैं फिर भी खामोश रहती थी, क्योंकि मुझे किसी को कुछ भी साबित करना नहीं था। मुझे सिर्फ मम्मी का ख्याल रखना था। भैया ने तो घर की हर चीज से जैसे हाथ झाड़ दिए थे। मम्मी की बीमारी, उनकी दवाई, ये सारी चीजें मम्मी अपनी जमा पूंजी से कर रही थी। जो पापा ने मेरे नाम पर अकाउंट खुलवाया था, उसी के पैसों से ये सब कुछ हो रहा था। मम्मी ने चुपके से वो दुकान भी मेरे नाम करनी चाहिए थी, लेकिन भैया ने उनसे ये हक भी छीन लिया था।
वो यही चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरी दूसरी शादी हो जाए, और उन्होंने मम्मी के दिमाग में डाल दिया था कि अगर इसकी दूसरी शादी हो जाएगी तो उसका दूसरा पति इससे ये दुकान भी छीन लेगा। मम्मी उस दिन पहली बार भैया से सख्त नाराज हुई थी और उन्हें कहा था कि मेरी बद्दुआ मत लो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। पर भैया ने मम्मी से भी उस समय बहुत लड़ाई की थी कि आप इसके लिए जो तलाक लेकर आपके घर पर एक मुसीबत बनकर दोबारा आकर बैठ गई है, मुझसे लड़ाई कर रही हो। मम्मी उनकी बातों पर रो पड़ी थी और उस दिन उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी। मैंने भैया के सामने हाथ जोड़ दिए थे कि वो अकेले इस घर में सहारा रह गए हैं। पापा तो चले गए हैं, अब ले देकर हमारी मम्मी ही हमारा सब कुछ है। भगवान के लिए इनसे मत लड़ा करो। भैया उल्टा मुझसे ही लड़ने लग जाते थे और उन्होंने मुझसे बातचीत करना ही बंद कर दिया था। भाभी खामोशी से ये सब कुछ देखकर मुस्कुराती रहती थी और मुझे सब पता चल जाता था कि भैया के व्यवहार के पीछे किसका हाथ है। दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे। मम्मी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और एक रात वो सोई तो उठ ही न सकी थी। उस दिन मुझे सही तरह से अंदाज़ा हो गया था कि जिंदा लाश का दाह संस्कार करना कैसा होता है और जिंदा लाश बन जाना क्या होता है। मैं एक जिंदा लाश बन गई थी। मैं हर समय उनकी यादों में रोती रहती थी। मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत याद आते थे। भैया भाभी अब मुझसे तंग आ चुके थे। भैया कहते थे कि जल्द ही तुम्हारे लिए कोई दूसरा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। तुम्हारा बार बार का ये रोना धोना हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ की बात बताती चलूँ कि वक्त इतना आगे बढ़ गया था। मेरे डिवोर्स को पूरे 2 साल हो चुके थे। कभी कभी मुझे शेखर की बहुत याद आती थी और शादी के वो 3 महीने जो उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा हुआ था, वो भी बहुत याद आते थे। और इसके बाद मेरे दिल से अपनी सास के लिए बहुत बद्दुआएं निकलती थी, जिन्होंने मेरा घर नहीं बसने दिया था। मम्मी की मौत के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और फिर उसके बाद तो अच्छी तरह से भाभी का असली रूप खुलकर मेरे सामने आ गया था। शायद मम्मी की मौजूदगी की वजह से वो खामोश रहती थी। मम्मी के जाने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि मैं घर पर काम करूं। एक दिन मैं सुबह देर तक सोती रही थी तो कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से किसी ने खटखटाया था। मैं हड़बड़ाकर उठकर बाहर गई तो पता चला कि भाभी हैं और कह रही हैं कि उठकर काम करो या सारा दिन सोती ही रहोगी। तलाकशुदा हो, अपने घर में जगह दी है हमने, यही बहुत बड़ी बात है। भाभी की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी और उन्होंने मेरे आंसुओं को देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। कहने लगी, रोने से कुछ नहीं होगा मैडम, जाकर घर पर काम करो। तुम्हारी माँ मर गई है ना, अब कितने दिन तक आंसू बहाती रहोगी। उनके ये सारे शब्द मेरे दिल में जैसे उतर गए थे। मैंने चुपचाप घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे दिमागी सुकून के लिए ये बहुत ज़रूरी था। शेखर के बाद से जो रिश्ता टूटा था, तब से मैं संभाल नहीं पाई थी और इस पर मम्मी की मौत ने मुझे बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। भैया एक बार भी मुझे तसल्ली देने के लिए नहीं आए थे। मुझे उनसे हर उम्मीद खत्म हो चुकी थी। मैं जान गई थी कि कोई किसी का सगा नहीं होता जब तक इंसान को पैसे से मतलब न हो। एक दिन भैया मेरे कमरे में आए थे और मुझे अकेला इस तरह पलंग पर बैठकर चावल और रोटी खाते हुए देखकर मुझसे कहने लगे थे कि तुम हमारे साथ खाना खाया करो ना, अकेले बैठकर खाना क्यों खाती हो। उनकी इस बात पर मैं ठिठक गई थी। तभी 2-3 दिन बाद ही मुझे पता चल गया था कि उन्हें मुझसे पैसों की ज़रूरत थी। उन्हें पता था कि पापा ने मेरे नाम पर एक अकाउंट खोल कर रखा था और इसमें अपनी सारी जमा पूंजी मेरे नाम पर रखी हुई थी। मुश्किल से अब इसमें सिर्फ 4 लाख रुपए मौजूद थे, जो मैंने अपने लिए बचाकर रखे हुए थे। उन्होंने मेरे सामने अपने बिजनेस का रोना रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि भैया अब नौकरी छोड़कर बहुत समय पहले का अपना कारोबार शुरू कर चुके थे और इसमें जल्दी उनका रोना देखकर मुझे रहम तो आया था। इसलिए मैंने उनकी मदद कर दी थी और अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकालकर उनके हवाले कर दिए थे। ये जानना था कि उन्होंने मुझ पर दोबारा दबाव डालना शुरू कर दिया था कि अपने अकाउंट की सारी डिटेल उन्हें बता दूं। मैं चाहकर भी ऐसा चाहती तो नहीं थी। मैंने कभी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, इसलिए मैंने बातों ही बातों में भैया से इनकार कर दिया था और तब से वो मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। भाभी उनसे 10 कदम आगे थी। उनका कहना था कि 2 वक्त की रोटी हमारे घर पर बैठकर खाती हो और हमें ही किसी चीज़ की डिटेल नहीं बताती हो। धीरे धीरे उन्होंने मुझ पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे उन्होंने मेरा इस घर में खाना भी ख़त्म कर दिया था। कभी मेरे लिए बासी चावल रखे जाते थे
तो कभी 2 दिन की पुरानी बची हुई रोटी ही कहकर मुझे दी जाती थी कि पानी में भिगोकर खा लो, ये सूखी है खा लो। वैसे भी तुम्हें जायके लेने की क्या जरूरत है, बेवजह हम पर बोझ बनी हुई हो। इस समय मुझे बुरी तरह से रोना आया था, क्योंकि मैं शुरू से ही अच्छा स्वादिष्ट ताज़ी और पेट भरकर खाना खाया करती थी। मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे लिए अच्छे व्यंजन और मेरी पसंद के खाने बनाए थे। सुबह का नाश्ता भी मैं पेट भरकर कर लिया करती थी, लेकिन अब पेट भरना तो दूर, मुझे अपनी कमजोरी मिटाने के लिए बासी चावल और बासी रोटी ही खानी पड़ती थी। भैया ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि मेरी खुराक बहुत है और अच्छा खाना मेरी कमजोरी था। इसलिए तो भैया भाभी ने मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रखकर जैसे मेरा गला भी दबा दिया था। उस दिन मैंने चावल पकाए थे और उसके बाद 2 दिन तक घर में चावल नहीं पके थे। भाभी ने मुझे तो चावल देना ठीक नहीं समझा था और फ्रिज में उनको रख दिया था। मैं हसरत से उन्हें देखती रह गई थी, लेकिन वो चावल मेरे नसीब में नहीं थे, जो कि वो मैंने खुद ही बनाए थे। मसाले वाले चावल मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन भाभी ने मुझसे छीनकर उन्हें फ्रिज में बंद कर दिया था और शायद खुद भी खाना भूल गई थी, या फिर शायद उन्होंने बाहर से खाना मंगवाकर खा लिया था। इसलिए उनके दिमाग से तो वो निकल ही गए थे, लेकिन मेरे दिमाग से नहीं निकल सके थे। 2 दिन तक मुझे सूखी रोटी खानी पड़ी थी और मैं इस बात पर भी ऊपर वाले की आभारी थी। लेकिन दिल ही दिल में मेरी भूख हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। भूख की वजह से मेरे शरीर में कमज़ोरी भी होने लगी थी और मेरी आंखों से आंसुओं के सिवा कुछ और नहीं निकलता था। भैया ने तो अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली थी। उन्हें तो जैसे अपनी बहन से कोई मतलब ही नहीं था, या फिर बहन की मौजूदगी उन्हें घर में दिखाई ही नहीं देती थी। मुझसे मेरे 1 लाख रुपए उधार लेकर भी उन्होंने मुझसे आंखें फेर ली थी, और तब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मेरा दिल तो हमेशा से ही उनके लिए नरम है, लेकिन वो मेरे मामले में अपने दिल को पत्थर बना चुके हैं। उस रात मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी। भाभी ने खाना नहीं बनाया था। मेरी आंखों में आंसू देखकर उन्होंने फ्रिज से वो पुराने चावल निकालकर मेरे हवाले कर दिए थे। मैंने जैसे ही उन्हें गर्म किया तो उनमें से अजीब सी बदबू आने लगी थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि फ्रिज तो कब की खराब होकर इन चावल को भी खराब कर चुकी है। भाभी ने इसीलिए वो चावल मुझे दे दिए थे, क्योंकि इन्हें फ्रिज साफ करनी थी। उन्हें सबसे ज़्यादा आसान शिकार मैं लगी थी। खाना फेंकने से ज़्यादा उन्हें ये लगा था कि मैं ये बदबूदार खाना अपने पेट में उतार लूं। मैंने फौरन से चूल्हा बंद किया और भाभी की तरफ मुड़कर कहा कि भाभी, ये खाना तो सड़ा हुआ है, इसमें से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। भाभी ने गुस्से में मेरी तरफ मुड़कर देखा और कहने लगी, तो फिर जाकर भूखी मर जाओ, खाना है तो यही खाओ, उसके अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं बनाया, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो खाने बनाती रहूं। जाओ जाकर भूखी मर जाओ, और आइंदा अपनी ये डरावनी शक्ल लेकर मेरे पास मत आना कि मैं भूखी मर रही हूँ। भाभी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, और वो कभी खुलकर मेरे सामने नहीं आई थी, लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए थे। मैं मम्मी पापा की फ़ोटो से लिपटकर खूब रोई थी और ऊपर वाले से शिकायत कर रही थी कि अगर मेरे माता पिता जिंदा रह जाते तो क्या हो जाता, मैं इस तरह भूखी तो न रहती, इस तरह इस घर में मेरी बेइज्जती तो न होती, इस तरह इस घर में हर कोई मुझसे नफरत करने वाला तो न होता। मेरे पापा, जो हमेशा मुझसे प्यार करते थे, काश वो तो जिंदा रहते, मगर वो दोनों मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे और मुझसे ये अकेलापन सहा नहीं जा रहा था। मैं भूखी अपने कमरे की खिड़की के पास मम्मी पापा का फोटो लेकर बैठी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। अभी भैया घर पर नहीं आए थे। मैं भैया का इंतज़ार कर रही थी। मुझे अपने भैया से न जाने क्यों फिर भी उम्मीद थी कि अगर वो घर आएंगे तो मेरे लिए ज़रूर कुछ न कुछ खाने का लेकर आएंगे। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही थी। जब बाहर का दरवाज़ा खुला और भैया घर के अंदर दाखिल हुए तो मेरे कमरे से ये नज़ारा साफ तौर पर नज़र आता था। मैं दौड़कर उनके पास जाना चाहती थी, क्योंकि उनके हाथ में एक ब्लैक कलर का शॉपर था जिसमें कुछ मौजूद था। तब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी तरफ देखे बिना ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। वो शायद खाने का कोई सामान लेकर आए थे, शायद बर्गर था या जो भी था, वो छुपाकर अपने कमरे में ले गए थे और मुझसे पूछना भी ठीक नहीं समझा था। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। उन्होंने देखा भी नहीं कि उनकी बहन भूखी है, मगर वो अपने लिए और भाभी के लिए कुछ खाने को लेकर आए थे, तो उसी में से थोड़ा सा ज़्यादा ले आते मेरे लिए तो क्या हो जाता। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि आज घर में खाना नहीं बना है, एक बार अपनी बहन से ही पूछ लूं कि उसने खाया है या नहीं।
आप लोगों को अपनी कहानी में ये बात मैं बताती चलूं कि खाना भैया और भाभी की मर्जी से ही बनता था और किचन को भी अक्सर ताला लगा हुआ होता था। मैं अपनी मर्जी से ना तो किचन में जा सकती थी और ना ही फ्रिज खोल सकती थी। मतलब कि खाना बन जाता तो फिर किचन को लॉक कर दिया जाता था, कहीं मैं अपनी पसंद का कुछ और न बना लूं। मैं तो इस घर में हर चीज के लिए मोहताज हो गई थी। पढ़ी लिखी थी, अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरा एमबीबीएस करने का सपना भी अधूरा रह गया था। अगर मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती तो शायद आज मैं डॉक्टर होती, मगर मैं जितना भी पढ़ चुकी थी उस हिसाब से मैं कोई नौकरी करना चाहती थी, लेकिन भैया इसके लिए भी राजी नहीं थे। उस दिन मैं भगवान के आगे बुरी तरह से रो पड़ी थी कि हे भगवान, तूने तो कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं सुलाया। मैं भी तो तेरी भक्त हूँ, मेरा भी तो ख्याल कर। तूने तो मेरे माता पिता भी ले लिए। मेरा इस दुनिया में अब तेरे सिवा कोई भी नहीं है। मैं किसके सहारे रहूं? मैं कई दिनों से भूखी हूं। कई दिनों से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया। सूखी रोटी खानी पड़ रही है। ये लोग मुझे भूखा मार रहे हैं। तू अपना कोई चमत्कार दिखा, मुझे अच्छा सा खाना खिला दे। इस समय मेरे लिए वही बहुत बड़ा चमत्कार होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं, वही मांग रही थी जो इस दुनिया का हर इंसान चाहता है, पेट भरकर खाना और सुकून। रोते रोते मैं वहीं पर सो गई थी और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे कमरे में स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू घूम रही है। हर तरफ मज़ेदार खुशबू फैली हुई है। चटपटे मसालेदार खाने की खुशबू मेरे नथुनों के अंदर घुस रही थी। मैं फौरन से उठी। मुझे लगा कि जैसे मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मैंने कहा, भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। मेरा दिल खुश हो गया था और जब मैं बाहर निकली तो सच में मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी। मैं जैसे ही भागकर घर के आंगन में आई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूँ, जिनमें ज्यादातर औरतें थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगीं कि बेटा, तुम इस घर की बेटी हो ना, आओ तुम भी खाना खा लो। मैं इतनी भूखी थी कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा। उनके हाथ से फौरन खाने की प्लेट लेकर खाने लगी और जब पेट भर के खाना खा लिया तो सबसे पहले ऊपर वाले को धन्यवाद किया। खाना खाने के बाद जब मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हैं, मैं आप लोगों को नहीं जानती, तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा कि बेटी, हम बराबर वाले घर में रहने के लिए आए हैं। हमारे घर में हमने पूजा रखी थी, लेकिन खाना खिलाने के लिए जगह कम पड़ गई थी, इसलिए तुम्हारी भाभी से जगह की रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने हमसे कहा कि हाँ हाँ, हम इस घर में खाना खिला सकते हैं, इसलिए तुम्हारी भाभी ने आज खाना नहीं बनाया था, क्योंकि हमने उन्हें कह दिया था कि हम रात को आपको खाना दे देंगे। तुम खाने से रह गई थी, इसलिए तुम्हें भी खाना दे दिया। बस यहाँ से सब समेटकर हम वापस अपने घर में चले जाएंगे। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने इस औरत का बहुत बहुत धन्यवाद किया था और फिर धीरे धीरे मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी और जब कभी घर के कामों से फ्री होकर मैं उनके पास जाती तो वो मुझे देखकर कहती थी कि बेटी, इस खाने की एक प्लेट ने मुझे तुम्हारा दोस्त बना दिया है। सच में भूख इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करो और अपने लिए खुद सब कुछ कर सको। आखिर कब तक तुम अपने भैया भाभी की मोहताज रहोगी और उनकी नौकरानी बनकर रहोगी, और कब तक उनकी बातें सुनती रहोगी? मैं अक्सर देखती हूँ कि तुम रूखी सूखी रोटी खा रही होती हो। अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपने पैरों पर खड़ी हो सको और तुम्हें खाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। खुद अपने पैसों से कमाकर खा सको और अपनी हर ख्वाहिश को पूरी कर सको। उनकी बात मेरे दिल को लगी थी। मैंने उनके बेटे की मदद से वो दुकान जो भैया ने अपने नाम करवा ली थी, सारी कानूनी कार्यवाही के बाद अपने नाम करवा ली थी, क्योंकि ये मेरे पापा की वसीयत थी कि वो दुकान मेरे नाम हो जाएगी। और जैसे ही वो दुकान मेरे नाम हुई, मैंने एक को हायर किया था और वहाँ एक रेस्टोरेंट खोलने की पूरी कोशिश की थी। रेस्टोरेंट क्या था, वो एक छोटा सा ढाबा था जहाँ 2-3 तरह की डिशेस रखने के बाद मैंने पूरी तरह से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। मैंने पड़ोसन आंटी से खाना पकाना भी सीख लिया था और मेरे हाथ में ऐसा टेस्ट आया था कि अब मैं न सिर्फ अपने हाथ के टेस्ट को इस्तेमाल करके खुद अपने लिए अच्छे अच्छे खाने बना लेती थी, बल्कि मेरे ढाबे का कारोबार इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि मैंने अपने लिए एक अलग किराए का मकान भी ले लिया था। और मेरा एक सपना जो मुझे अपने पापा की खातिर पूरा करना था, वो था डॉक्टर बनने का। मैंने दोबारा से अपनी पढ़ाई को पूरी किया और एक डॉक्टर बन गई। मुझे डॉक्टर बनने में समय तो लगा था, मगर मेरे पापा का आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं अपने पापा का धन्यवाद करते न थकती थी, जिन्होंने अच्छे वक्तों में मेरे लिए
मेरे बुरे समय के बारे में सोचकर रखा था और आज मैं कामयाब ढाबे की मालकिन बनकर अपना कारोबार भी चला रही हूँ और एक अच्छी और काबिल डॉक्टर भी हूँ। मैं भले ही ढाबे की मालकिन हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं अस्पताल में मरीजों की सेवा करने में लगी रहती हूँ। मगर जब मैं ढाबे पर जाती हूँ और अपनी पसंद की चीज़ें खाती हूँ और पेट भरकर खाना खाने के बाद मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उन आंटी को हमेशा अपने साथ रखती थी। उन्हें मैं बहुत पसंद थी, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा रिश्ता भेज दिया था और इस तरह मैं एक बार फिर से शादी करके उनके घर आ गई थी। अब जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, इसीलिए मेरे भैया भाभी भी कुछ नहीं कह सके थे। मैंने भैया भाभी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया था। वो आंटी जिन्होंने मुझे हौसला दिया था, उम्मीद दी थी, अब वो मेरी सास बन चुकी थी। और तब मुझे इस सच्चाई के बारे में पता चला था कि मेरी सास मेरे पहले पति शेखर की दूर की रिश्तेदार हैं और वो मुझे अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए उन्होंने मुझे हौसला दिया था और अपने बेटे के लिए पसंद करके मुझसे शादी कर दी थी। मैं उनकी जितनी आभारी होती कम था कि उन्होंने मेरे उस समय में आंखें खोली थी जब मैं मायूसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही थी। एक बार फिर से कामयाबी से और मेहनत से मैं खुश थी। शादी के बाद भी मुझ पर कोई दबाव नहीं था कि मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं या अस्पताल जाना बंद कर दूं, क्योंकि अस्पताल में मेरी अच्छी नौकरी लग गई थी और दूसरी तरफ मेरे नाम से मेरा रेस्टोरेंट भी चल रहा था। लेकिन मैंने इतना ज़रूर किया था कि मैंने अपने कारोबार को वहीं रहने दिया था, बल्कि अपनी सारी जिम्मेदारियां किसी और इंसान के हवाले करके अस्पताल में मरीजों की सेवा भी करती थी और अपनी घरदारी भी संभाल रही थी। क्योंकि मेरे पति का कहना था कि तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर को कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक हफ्ते में एक बार मैं रेस्टोरेंट जाकर सारे हालात देखा करती थी कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। भैया भाभी ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा था, क्योंकि जब मेरी दूसरी शादी होने के करीब आई तो उन्होंने ये कहकर मेरा बायकॉट करना शुरू कर दिया था कि ये सब कुछ तुम अपनी पसंद से करती हो, भगौड़ी लड़की, तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं है। भैया को लगा था कि शादी के सारे खर्चे उन्हें उठाने पड़ेंगे, लेकिन उन्हें मेरे खुफिया बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। इसी ढाबे की कमाई से तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और पूरे 4.5 साल उनके जुल्म और सितम बर्दाश्त करके खामोशी से खुफिया तरीके से अपना ढाबा चलाकर मैंने जैसे तैसे आज ये मुकाम हासिल किया है। ऊपर वाले ने भी मेरी खूब मदद की थी। मेरे पति को भी कारोबार में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उन्हें अपने बिजनेस से उनकी मदद करती थी और इस तरह वो मेरे आभारी नजर आते थे। हमारी फैमिली एक मिसाल फैमिली थी। मैं आंटी की बहुत सेवा किया करती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हौसला दिया था और मेरी मम्मी के बाद वही थी जो मेरे लिए सब कुछ थी। एक दिन मैं ढाबे पर हिसाब लेने के लिए गई थी, जो अब काफ़ी फेमस और ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। वहाँ एक औरत रोती हुई कुछ मांगती हुई दिखाई दी थी। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे भैया भाभी से काफ़ी समय से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। मैं उनसे कोई कांटेक्ट रखना भी नहीं चाहती थी। वो लोग मुझसे सारे संबंध तोड़ चुके थे और ऐसे में बेबस और मजबूर हो गई थी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। हमने वो मोहल्ला भी छोड़ दिया था और नए मोहल्ले में जाकर शिफ्ट हो गए थे। इसलिए भी मुझे उनके बारे में कोई खैर खबर हासिल नहीं हो सकी थी। रेस्टोरेंट में मैंने जब उस औरत को रोते हुए देखा जो खाना मांग रही थी, तो मेरा दिल दहलकर रह गया था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो औरत कोई और नहीं, बल्कि अपनी गोद में 3 साल का एक बच्चा उठाकर खाना मांग रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो औरत कोई और नहीं, वो औरत मेरी भाभी थी। वो जो मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसाया करती थी, आज खुद खाने के लिए तरस रही थी। बच्चे की हालत देखकर मेरे दिल में एकदम से उदासी छा गई थी और मैं उस समय उन्हें माफ़ करके आगे बढ़कर न सिर्फ इज्जत से उन्हें रेस्टोरेंट में बिठाकर खाना खिलाया था, बल्कि उन्हें ये भी कहा था कि अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तब भाभी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे भैया ने दूसरी शादी कर ली है और मुझे धोखा दे दिया है। वो कभी भी तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के खिलाफ नहीं थे। ये मैं थी जिसने उनके कान भरे थे और मेरी उनकी मोहब्बत कोई नई नहीं थी, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते थे और मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती थी। मैं जानती थी कि मेरा पति तुम्हारा इकलौता भाई और तुम्हारे माता पिता का इकलौता बेटा है, इसलिए मैं उसे भड़काया करती थी कि वो अपनी बहन पर नज़र रखा करे, अपने माता पिता पर ज़्यादा खर्च ना किया करे और अपने माता पिता को जितना हो सके दबाव में रखा करे। लेकिन मैं अब इस तरह की बेइज्जती भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उनकी दूसरी पत्नी ने पहले दिन से ही
मेरा पत्ता काटना शुरू कर दिया था। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब भी तुम्हारे भैया उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझे ही घर से निकाल दिया। मैंने किस तरह उनके बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है, ये मैं ही जानती हूँ। 3 साल का वो मासूम बच्चा मुझे बेहद प्यारा लग रहा था। ये मेरा भतीजा था और अभी तक मैं भी गर्भवती नहीं हुई थी। मैंने इस समय भाभी से कहा था कि आप इस बच्चे को अगर अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हो तो आप इसे मुझे गोद दे दो, क्योंकि भैया की दूसरी शादी से 2 बच्चे और हो चुके थे और शायद अब उन्हें अपनी पहली पत्नी से ना कोई मोहब्बत रही थी और ना ही उनकी औलाद से कोई मतलब रहा था। लेकिन मैं तो उसे अपना खून ही समझती थी, इसलिए मैंने भाभी से वो बच्चा ले लिया था और भाभी को इतना कहा था कि मैं आपको आपके ठिकाने का बंदोबस्त कर दूंगी, आपको अपने होटल में साफ सफाई का इंतजाम भी करवा दूंगी, लेकिन आपको अपने लिए मेहनत खुद करनी होगी। इस सब से वो मेरी शुक्रगुजार हो गई थी। उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सी साजिशें की थी, लेकिन मैं पलटकर उनसे उनके जैसा ही सलूक नहीं करना चाहती थी जो उन्होंने मेरे साथ किया था। उनकी कहानी बहुत ही दर्दनाक थी। मेरे घर छोड़ देने के बाद ही भैया की दिलचस्पी में कमी होना शुरू हो गई थी। बात उन दोनों की मारपीट से भी आगे निकल चुकी थी और इस तरह भैया ने फाइनली भाभी को घर से निकाल दिया था। वो अभी तक भैया की शादी में थी, लेकिन जल्द ही भाभी ने मुझे बता दिया था कि वो तलाकशुदा हो चुकी हैं और भैया ने उन्हें तलाक भी दे दी है। अपने बच्चे को उन्होंने देखा तक नहीं था, लेकिन मैं बे औलाद थी, इसलिए मैंने अपनी सास की एडवाइस से अपने ही भतीजे को गोद ले लिया और परवरिश करके उसे बड़ा करने लगी। मेरे दिल में कोई खोट नहीं थी, मैं किसी से बदले की तमन्ना नहीं रखती थी, लेकिन जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। भाभी ने जो कुछ किया, उन्हें इसका नतीजा मिला था। उन्होंने ये सब कुछ खुद अपने हाथों से किया था और अब वो अकेली जिंदगी गुजार रही थी। मेरा भतीजा अब बड़ा हो गया था, वो 6 साल का हो चुका है। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। इसी दौरान ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने की खुशी भी दे दी थी, तो भाभी डर गई थी। कहने लगी कि मेरे बेटे को तुम कहीं प्यार करना कम तो नहीं कर दोगी। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और कहा कि भाभी, मैंने उसे अपना बेटा बनाया है, मैं उसे भला क्यों प्यार कम करूंगी। वो मेरी पहली संतान है। हो सके तो आप अपनी दूसरी जिंदगी शुरू कर लो और किसी दूसरे इंसान से शादी कर लो जो आपको इज्जत दे, आपको 2 वक्त की रोटी खिला सके। भाभी ने मेरी बात को सीरियस ले लिया था और एक तलाकशुदा लड़के से शादी कर ली थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। मेरी बेटी पैदा हुई थी। भाभी एक दिन मेरे घर पर आई और कहने लगी कि मुझे मेरा बेटा बहुत याद आता है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। मुझे इसी समय की तलाश थी, क्योंकि मैंने भाभी के बेटे को अपना बेटा बनाकर ज़रूर पाला था, मगर उसे हमेशा यही समझाया था कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। उसकी परवरिश करने का मेरा मतलब समाज में उसकी इज्जत बढ़ाना और उसको एक बेहतरीन फ्यूचर देना था। इसलिए मैंने इस समय भाभी को उनका बेटा वापस कर दिया था। वो उनका अपना खून था और मेरा मानना यही था कि जब भाभी मुझे अपनी संतान मांगेंगी तो मैं उनको उनका बेटा वापस कर दूंगी। मेरी नियत भी यही थी और ऊपर वाले ने इसके बदले में मुझे एक बेटी भी दे दी थी। मुझे और क्या चाहिए था। अब मैं अपने अस्पताल की ड्यूटी भी खूब मन लगाकर करती हूँ और मेरा रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है और साथ साथ घरदारी भी देख रही हूँ। मेरी सास, मेरा पति मुझे हमेशा बहुत खुश रखते हैं और ये किस्मत मैंने बहुत मुश्किल से पाई थी। इसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, भूखा रहना पड़ा था, लोगों की बातें सुननी पड़ी थी, लेकिन मैं डटी रही थी। मेरा भविष्य संवर गया और मेरे माता पिता के आशीर्वाद ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया था कि आज मैं अपने पैसों से जो कुछ चाहे खरीद कर खा सकती हूँ, जो कुछ चाहे खरीद कर पहन सकती हूँ और जैसे चाहे वैसे रह सकती हूँ। और ये सब कुछ मेरी सास और मेरे पति का दिया हुआ कॉन्फिडेंस था, जिसने मुझे कामयाब किया था। दूसरी तरफ भाभी की गलत सोचे उनकी जिंदगी में ही उन्हें उनकी गुनाहों की सजा दे दी थी। भैया की तो मुझे कोई खबर नहीं थी। शायद भैया ने जो कुछ भाभी के साथ किया था, उन्हें इसकी सजा आने वाली जिंदगी में मिल जाए। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता था कि आज हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो कल हमारे सामने भी वही कुछ लौट कर वापस आता है और कोई इंसान अपने बुरे कर्मों से बच नहीं सकता, बल्कि जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर वो अपने बुरे कर्मों से जरूर टकराता है, जहां उसे हिसाब देना पड़ता है और इसी की पकड़ होती है। मैं आज एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ, एक डॉक्टर हूँ और एक रेस्टोरेंट की मालकिन भी हूँ और एक माँ भी हूँ और एक अच्छी पत्नी भी हूँ, एक अच्छी बहू भी हूँ। अब मुझे इज्जत से और पेट भरकर रोटी मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।